शेल्बी हॉस्पिटल जबलपुर के फेसबुक पेज पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हर मंगलवार की तरह आज भी हमारे समक्ष उपस्थित हैं शेल्बी हॉस्पिटल के वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आशीष तिवारी सर। सर, आपका स्वागत है। आपका एक संक्षिप्त परिचय हमारे दर्शकों के लिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष तिवारी। मैं हृदय रोग विशेषज्ञ एवं कंसल्टेंट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ शेल्बी हॉस्पिटल की जबलपुर यूनिट में, और हर मंगलवार की तरह संस्कारधानी निवासियों का स्वागत। सर, जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ मेडिकल थेरेपी इन हार्ट पेशेंट। मैं इस विषय को आगे बढ़ाते हुए आपसे जानना चाहूंगी, जैसे कि जो कार्डियक पेशेंट होते हैं उनमें हम जनरली सुनते हैं सर्जरी या ऑपरेशन ही होगा उनका, उनमें मेडिकल थेरेपी क्यों नहीं की जा सकती, इसकी क्या वजह है, मैं आपसे जानना चाहूंगी। तो ये बहुत बड़ा मिथ है या भ्रम है कि दवाइयों से काम नहीं चल सकता। तो चाहे इसे दुर्भाग्य कहें या एक मिसकंसेप्शन कहें कि जो भी विभाग जहाँ पे सर्जरी एक बहुतायत में होती है या सर्जरी एक प्रोमिनेंट फिगर है, जाहिर सी बात है वो ज़्यादा आपका ध्यान खींचती है। चाहे वो हड्डी रोग विभाग हो, चाहे जनरल सर्जरी विभाग हो, चाहे बाईपास विभाग हो, सीटीवीएस विभाग हो, हृदय चिकित्सा विभाग हो, और चाहे कार्डियोलॉजी या हृदय रोग विभाग। इन सभी में आज भी मेडिकल मैनेजमेंट या दवाइयों के द्वारा जो मैनेजमेंट होता है उसका उतना ही महत्व है जितना पहले था। मैं एक कदम आगे रख जाके बोलूंगा कि इन सब दवाइयों का महत्व पहले से और ज्यादा हो गया है। क्यों? क्योंकि अब दवाइयां ऐसी आ गई हैं हमारे पास जो मरीज को काफी हद तक ठीक रखती हैं, और उनसे दवाइयों से 70 से 80% और कई बार पूरा आराम मरीज को लग जाता है। यहाँ पर एक और भ्रम की बात है कि जिस भी मरीज की एंजियोग्राफी होगी उसकी एंजियोप्लास्टी हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिसका एंजियोग्राफी होगी उसका बाईपास हो जाएगा। हार्ट अटैक के केस में भी 10 से 15% मरीज ऐसे होते हैं, जबकि हार्ट अटैक में 100% नस का ब्लॉक होना या 95% नस का ब्लॉक होना बहुत कॉमन है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हार्ट अटैक तक के केस में 10 से 15% मरीज जो होते हैं वो दवाइयों से ठीक हो जाते हैं, जबकि हार्ट अटैक में 100% ऑपरेशन होगा ऐसा समझा जाता है। इसके अलावा जनरल चलने फिरने वाले दर्द और जिसको स्टेबल एंजाइना बोलते हैं उसमें 80 से 90% मरीज दवाइयों के द्वारा पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। तो ये सोचना कि हार्ट के ऑपरेशन में या हृदय रोग विभाग में अधिकांश काम ऑपरेशन के द्वारा होता है तो बिल्कुल गलत है। आज भी हमारे 90% मरीज जो होते हैं वो दवाइयों से ही ठीक होते हैं। 10% मरीज जिनको किसी ऑपरेशन की जरूरत होती है या एंजियोप्लास्टी की जरूरत होती है, बाईपास की जरूरत होती है, वो केवल उनका ही इलाज स्किन के द्वारा किया जाता है। तो ये बहुत बड़ा मिथ है। हमारे ख्याल से हम सबको इसको अवेयरनेस लानी चाहिए कि दवाइयों का योगदान बहुत ही ज्यादा है और शायद ऑपरेशन से भी ज्यादा। सर, जैसे कि हम मेडिकल थेरेपी की बात कर ही रहे हैं तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कार्डियोलॉजी में मेडिकल थेरेपी क्या है एवं पिछले कुछ सालों में क्या क्या नए आविष्कार हुए हैं। तो कार्डियोलॉजी में पहले आप सुनते थे कि हार्ट की बीमारी वापस आती थी बार बार। ऐसा आपने अब कम सुना हो। अब ऐसा होता है कि अगर हार्ट के किसी मरीज को हार्ट का ऑपरेशन हुआ है या हार्ट की बीमारी हुई है और अगर वो दवाइयाँ ठीक से खा रहा है, बार बार उसको हार्ट की दिक्कत नहीं आती। ऐसे मरीजों की संख्या 10% से भी कम हो गई है। पहले यह संख्या 50% तक होती थी। इसका मतलब यह है कि अगर किसी को आज हार्ट की प्रॉब्लम हुई है तो अगले 1 साल में हार्ट की प्रॉब्लम, हृदय की संबंधी तकलीफ होने की समस्या 50% होती थी। 50% एक बड़ा नंबर है। और तो इस तरीके से अब लास्ट 10 साल में जिस तरीके की दवाइयाँ हमारे पास हैं, चाहे वो खून पतला करने वाली दवाइयाँ हों या हार्ट की पंपिंग बढ़ाने वाली दवाइयाँ हों या हृदय गति कंट्रोल करने वाली दवाइयाँ हों, इन सब दवाइयों से अब धीरे धीरे चीज़ें बेहतर हुई हैं। और अब 10% से भी कम मरीज जो होते हैं वो हार्ट की बीमारी से वापस आते हैं हमारे पास। अदरवाइज 90% मरीज दवाइयों पर बहुत बढ़िया चलते रहते हैं। सर, सामान्यतः ऐसा सुनने में आता है अगर मरीज मेडिकल थेरेपी सही से ना ले तो इसका बहुत बड़ा असर हार्ट पर पड़ता है। तो अगर मैं बोलूंगा कि एक विभाग जहां दवाइयां ना खाने से सबसे ज्यादा नुकसान होता है वो है हृदय रोग विभाग। यहाँ पर जीवन और मृत्यु का फर्क होता है अगर आप 3 दिन दवाई नहीं खाएं। बाकी सारे विभागों में शायद ये, जैसे कि अगर साइकेट्री का मरीज है या मानसिक रोग का मरीज है, लिवर का मरीज है, तो वो टाइम देता है 3 से 5 दिन 7 दिन। सीजर आ सकते हैं उसमें, कई बार उसमें भी दिक्कत हो सकती है। तो किसी भी विभाग में दवाइयाँ आपको रेगुलर खाना है, लेकिन हृदय रोग में जनरली वह आपकी मृत्यु का कारण बन सकता है अगर आप हृदय रोग की दवाइयाँ नियमित खाना बंद कर सकते हैं। हमारे पास हर महीने या हर दूसरे महीने एक न एक मरीज ऐसा आता है जिसने पिछले दिनों दवाई बंद की थी और अभी उसको कुछ प्रॉब्लम हो गई।
वह प्रॉब्लम सीने में दर्द हो सकता है, वह प्रॉब्लम मैसिव हार्ट अटैक हो सकता है, वह प्रॉब्लम सांस का फूलना हो सकता है, वह प्रॉब्लम अनियंत्रित गति का हो सकता है। तो जो हमारे पास अभी आज जिन हम मरीजों को डिस्चार्ज कर रहे हैं मिस्टर सिंघई, वो 85 ईयर ओल्ड पेशेंट है जिन्होंने अपनी दवाई, धड़कन को नियंत्रित करने की दवाई, जिसको एट्रियल फिब्रिलेशन का रेट कंट्रोल बोलते हैं, उन्होंने अपने धड़कन करने, नियंत्रित करने की दवाई को 2 दिन बंद किया था और वो अपनी अनियंत्रित धड़कन के साथ हमारे पास आए थे और अभी वापस स्वस्थ होकर जा रहे हैं। तो ऐसा हमारे पास एग्जाम्पल हर दिन आता है और ऐसे मरीज अपनी जान जा सकते हैं और उनका किसी तरीके से उनको हम जान वापस बचाया जा सकता है अगर दवाई बंद की। सर आगे मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे हार्ट के पेशेंट में स्टेंट लगाए जाते हैं तो उसमें कुछ स्टेंट है जो लंबे समय तक चलते हैं एवं कुछ लोग स्टेंट काफी जल्दी ही खराब हो जाते हैं, इसकी क्या वजह हो सकती है? तो इसी को मेडिकल साइंस बोलते हैं और इस मेडिकल साइंस में बहुत सारे कॉम्प्लेक्स एसोसिएशन होते हैं। जैसे कि एक मरीज जिसकी हार्ट की पंपिंग बिल्कुल नॉर्मल है, जिसकी स्टेंटिंग के बाद रिजल्ट बहुत अच्छा है और उसको डायबिटीज नहीं है और उसको ब्लड प्रेशर नहीं है और उसका बीपी बिल्कुल ठीक चल रहा है और वो दवाई लगातार खा रहा है, ऐसे मरीज को स्टेंट बंद होने की संभावना या हार्ट की बीमारी दोबारा आने की संभावना आधे % से भी कम है। और ऐसे मरीज 50 साल तक, आज की डेट में देखा जाए तो 20 से 30 साल तक, 40 साल तक जब से एंजियोप्लास्टी शुरू हुई है वो लगातार चलते रहते हैं। तो जो 1985 में स्टेंट डला था वो भी आज अच्छा चल रहा होता है ऐसे केस में। सिमिलरली ऐसे मरीज जिनकी इमरजेंसी एंजियोप्लास्टी हुई है और जिनकी हार्ट की पंपिंग कम है, जिनको शुगर है, जिनको ब्लड प्रेशर है और वो दवाइयाँ ठीक से नहीं खा रहे, इन सब मरीजों में हार्ट की बीमारी वापस आने की संभावना, स्टेंट बंद होने की संभावना 20% तक रहती है। 20% एक बहुत बड़ा नंबर है, तो हमें ध्यान रखना है कि इस पे फर्क पड़ता है। इनमें से अधिकांश मरीज जो रहते हैं वो डॉक्टर के पास दिखाने से गुरेज करते हैं। इसका मतलब आज वो दिखाएंगे, उसके बाद कई महीनों जब तक तकलीफ नहीं होती नहीं दिखाते। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ अपने हृदय रोग वाले मरीजों को कि जब आपको तकलीफ होती है तब आप डॉक्टर के पास जरूर जाएं, लेकिन आप हमेशा सुनिश्चित करें कि जब हृदय रोग मरीज को कोई तकलीफ नहीं है तब आप उसको जरूर अपने डॉक्टर से मिलना है। वो 3 महीने भी हो सकता है, वो 2 महीने भी हो सकता है, वो 6 महीने भी हो सकता है, जैसे आपके डॉक्टर आपकी स्थिति के हिसाब से आपकी सलाह देंगे। तो जब वो बिल्कुल स्वस्थ है हार्ट के मरीज, तब उनको अपने डॉक्टर को जाके जरूर मिलना है और एक कुछ बेसिक टेस्ट कराने हैं। अगर टेस्ट की जरूरत नहीं है, डॉक्टर बोलता है तो टेस्ट नहीं भी कराने हैं, लेकिन डॉक्टर से जाके अपने फिजिशियन से, अपने कार्डियोलॉजिस्ट से जाके जरूर मिलना है जब वो स्वस्थ हो। इसके विपरीत जो मरीज बार बार बीमार पड़ते हैं तो अक्सर देखा जाता है कि वो कोई ना कोई उनका फॉलोअप में डिफेक्ट होता है, देर से आते हैं, रेगुलर दवाइयाँ नहीं खाते हैं। तो इसमें विषय में मैं 2 बातें और बताना चाहूंगा कि इसी सिलसिले में जो भी व्यक्ति 75 साल से ऊपर की उम्र के हैं, मैं चाहूंगा कि उनकी दवाइयों का ख्याल उनके परिवार के लोग रखें। बहुत सारे मरीज ऐसे हैं जो 80 साल के हैं, 85 साल के हैं, वो अपनी दवाइयाँ भूल जाते हैं लेना और वो बार बार उनको भर्ती होना पड़ता है किसी वजह से, हार्ट की बीमारी की वजह से। तो दवाइयाँ को रेगुलर देने की आपको, जब तक आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, जब तक आपकी मेमोरी बिल्कुल ठीक है, जनरली 75 साल तक रहती है, तो खुद दवाइयाँ खाएं। और उसके बाद आपकी मॉनिटरिंग कोई आपके फैमिली मेम्बर जरूर करना चाहिए और आपकी दवाई किसी फैमिली मेम्बर के सामने ही खाना चाहिए और उनको रिकॉर्ड करना चाहिए। इसका तरीका ये है कि अगर आपकी 30 दिन की दवाई आपके पास आई है तो 30 दिन के अंत में चेक करें कि कितनी दवाइयाँ बची हैं। अगर वो डोज एक दिन से ज़्यादा का डोज बचा है, 30 दिन की दवाइयाँ आई हैं और फिर भी अभी 5 दिन की दवाई बची, इसका मतलब आपका मिसिंग दवाइयाँ बहुत ज़्यादा हैं और ये आपके हार्ट की हेल्थ में नुकसान कर सकती हैं। सिमिलरली डायबिटीज़ की दवाइयाँ, सिमिलरली हाइपरटेंशन की दवाइयाँ, जिन व्यक्तियों का डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं होता उनकी हार्ट की बीमारी आने की संभावना 20 से 25% तक है, बहुत बड़ा नंबर है। अनकंट्रोल डायबिटीज़ में हार्ट की बीमारी आने की संभावना पूरी होती है। दूसरा, हाइपरटेंशन, जो व्यक्ति हाइपरटेंसिव होते हैं, जिनका बीपी कंट्रोल नहीं होता दवाई पे, उन सबको बीमारी वापस आने की संभावना होती ही है। सर जैसे कि हम मेडिकल थेरेपी की बात कर रहे हैं तो मैं इसमें जानना चाहूंगी हार्ट फेलियर में मेडिकल थेरेपी का कितना बड़ा योगदान है? तो एक एरिया या एक हिस्सा हृदय रोग विभाग का जहां मिरेकल हुआ है दवाइयों के मामले में, वो है हार्ट फेलियर। आज हमारे पास हार्ट की पंपिंग बढ़ाने की 4 दवाइयां उपलब्ध हैं। अगर कोई व्यक्ति इन 4 दवाइयों को धीरे धीरे लेता है तो 1 या 1.5 साल के अंदर उसकी हार्ट की कैपेसिटी के ऊपर उसकी पंपिंग मैक्सिमम बढ़ जाती है, वो पंपिंग कई बार नॉर्मल भी हो जाती है। तो मेरा सोचना है कि ये एरिया है जिसमें मेडिकल साइंस ने बहुत ज़्यादा उन्नति की है
और पिछले 10 साल में 15 साल में 2014 के बाद से काफ़ी सारी दवाइयाँ आ गई हैं और वो धीरे धीरे बया हुआ है। जाहिर सी बात है उसमें से कुछ दवाइयाँ अभी पेटेंट में हैं तो महंगी होती है, जिसकी कॉस्ट दिन की 150 रुपये से लेकर 200 रुपये भी हो सकती है, लेकिन कुछ दवाइयाँ सस्ती भी हो गई उसमें जिसमें दिन की कॉस्ट 10 से 15 रुपये भी है। ये 4 से 5 आपको आज हार्ट की पंपिंग बढ़ाने वाली दवाई मिलती है। तो हार्ट की पंपिंग कम होने की वजह से हार्ट फेलियर का खतरा होता है और कई मरीज जो हार्ट फेलियर वाले होते हैं उनको ये प्रॉब्लम होती है। तो हार्ट फेलियर थेरेपी में दवाइयों का बहुत बड़ा रोल है। यहाँ ये बात बताना बहुत जरूरी होगा कि हार्ट की पंपिंग बढ़ाने वाली ऐसा नहीं कर सकते कि आप पहले दिन आए और आपने मुंह खोला, आपको हार्ट की पंपिंग बढ़ाने की 4 दवाइयाँ डाल दी और आपका 15 दिन के अंदर हार्ट की पंपिंग ठीक हो गई। यह एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, मतलब आपके बीपी के ऊपर, आपके ईको की पंपिंग के ऊपर, आपके जनरल सिम्टम के ऊपर, आपके धड़कन के ऊपर, आपकी सांस कितनी फूल रही है, इन सब का कॉम्प्लेक्स बना के आपको कार्डियोलॉजिस्ट आपकी दवाइयाँ हार्ट की पंपिंग की बढ़ा सकता है या घटा सकता है और उनको ऑप्टिमाइज कर सकता है। इन सब में आपको रेगुलर फॉलोअप होना जरूरी है। इसीलिए हार्ट फेलियर के जो पेशेंट्स होते हैं या मरीज होते हैं जिनको थोड़े भी लक्षण होते हैं, उनका मंथली फॉलोअप रखते हैं हम अपने हार्ट क्लिनिक पे, हार्ट फेलियर क्लिनिक पे, और उनको सर्व सुविधाएं के साथ उनके हार्ट फेलियर की ट्रीटमेंट को ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, जिस ऑप्टिमाइजेशन में सबसे इंपॉर्टेंट है रेगुलर दिखाना, ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग। इसमें अब रिमोट मॉनिटरिंग भी आ गई है, जिसमें आप घर पे रहकर भी अपनी मॉनिटरिंग कर सकते हैं और हमसे डेटा शेयर कर सकते हैं। सर, आगे मैं आपसे जानना चाहूंगी, कार्डियोलॉजी में हमारे यहाँ सही तरीके से मेडिकल थेरेपी देने के लिए क्या क्या नए डेवलपमेंट किए जा रहे हैं? आपका एक्सपीरियंस इसमें क्या है? कृपया हमारे दर्शकों को बताएं। तो इस फील्ड में हम लोग कुछ ऐप रिलेटेड वर्क कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास रियल टाइम डेटा होता है कि किस पेशेंट का फॉलोअप मिस हुआ है, हम उसको रिमाइंड कर देते हैं। तो ये तो हो गया एडमिनिस्ट्रेशन की बात। दूसरा, जिस समय पेशेंट हमारे क्लिनिक से घर जा रहा होता है उस समय हम उसको नेक्स्ट फॉलोअप की डेट दे देते हैं, सो दैट वो भूलता नहीं है। आपको अगर बोला जाए कि 1 महीने बाद दिखाना है और आपको बोला जाए कि 1 महीने बाद महीने की 15 तारीख को दिखाना है, तो दोनों में काफ़ी फर्क है। और इससे हमें देखा गया है कि ये उसके फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन पे ही मेंशन होता है नेक्स्ट डेट। तो इससे हमारे मरीजों को अपनी अगली तारीख याद रखने में बहुत हेल्प मिलती है। हम समझ सकते हैं कि अगर किसी मरीज को एक तारीख दी जाती है तो हो सकता है कि वो 1 दिन पहले भी आ सकता है और 1 दिन बाद भी आ सकता है, और तो लेकिन जिससे उसका फॉलोअप मिस नहीं होता है। दूसरा, हम उसको इम्पोर्टेंस बताते हैं कि दवाइयों के साथ साथ आपके फॉलोअप का क्या इंपॉर्टेंस है। जैसे अगर उसको हम पहले से बता दिया जाए कि इस बार आपके 1, 2, 3 टेस्ट हुए हैं, ये चौथा और 5वां टेस्ट आपको अगली बार कराना है। जैसे कि लिपिड प्रोफाइल हुआ, कोलेस्ट्रॉल की जांच हुई, अगर आपके मरीज को आप नहीं बताएंगे कि आपको कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट क्यों जरूरी है, आप उसको केवल एडवाइस करके छोड़ देंगे कि एडवाइस लिपिड प्रोफाइल, तो हो सकता है वो ना कराए या उसको उसका इंपॉर्टेंस समझ ना आए। लेकिन जब आप उसको बताएंगे इस लिपिड प्रोफाइल में कोलेस्ट्रॉल होता है और ये कोलेस्ट्रॉल आपको नॉर्मल रखना जरूरी है, अगर ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ तो आपके हार्ट में फिर से ब्लॉकेज आ सकता है, इसलिए ये टेस्ट कराना जरूरी है। अगर आपके ये 2 सेंटेंस आप मरीज को बताते हैं, इसमें जरूरी नहीं कि हमेशा फिजिशियन या कार्डियोलॉजिस्ट आपको बताए, आपका सपोर्टिंग स्टाफ भी बता सकता है, तो हमारी पूरी टीम उसमें काम करती है। और जैसे ही आप उस मरीज को एक्सप्लेन करते हैं, 90% टाइम मरीज उस टेस्ट को भी कराता है और उस टेस्ट के रिजल्ट को जानने के लिए उत्सुक भी रहता है। कई बार मरीज हमारे पास वापस पहुंच के ढूंढते हुए आता है कि हमारा कोलेस्ट्रॉल 2 पॉइंट ऊपर बढ़ गया, और इसके पहले हमको 3 साल से हमको कभी कोलेस्ट्रॉल हमने कराया ही नहीं था, भले ही हम हार्ट के पेशेंट थे। तो ये उसकी जागरूकता, जब उसको पता चलता है कि 3 साल तक वो क्या मिस कर रहा था, तो काफी उत्सुक रहता है और जानने के लिए जरूरी रहता है। और इसमें ये हो गया कोलेस्ट्रॉल की बात। इसी के साथ हीमोग्लोबिन की बात, कई बार हीमोग्लोबिन कम हो जाता है हार्ट के खून पतला करने की दवाइयों में। इसी की तरह क्रेटिनिन की बात, हार्ट फेलियर के मरीजों में किडनी पे थोड़ा इफेक्ट पड़ता है तो उसकी बात होती है। तो ये सारे टेस्ट मरीज को एक बार समझाना जरूरी है, या मरीज के साथ वालों को समझाना जरूरी है, उनको सेंसिटाइज करना जरूरी है कि एक हार्ट फेलियर का एडमिशन आपके कई हजारों रुपए खर्च कर सकता है, कई बार लाखों रुपए खर्च कर सकता है। लेकिन अगर आप रेगुलर फॉलोअप में आते हैं तो आपको हार्डली कोई खर्चा होगा, और आने में दिखाने में आजकल कंसल्टेशन फी या हॉस्पिटल विजिट फी टोटल हेल्थ केयर कॉस्ट का बहुत कम है। तो हमको इस बात का ध्यान रखना है और घबराना नहीं है। सर, यदि कोई मरीज ठीक तरीके से दवाइयाँ नहीं लेता है और एक मरीज है जो कि सारी दवाइयाँ प्रॉपर लेता है, तो 5 साल बाद उनके हार्ट की हेल्थ में क्या रिजल्ट देखने को मिल सकता है? ये 2 ग्रुप मान के चले, एक एक्सट्रीम पे वो सभी दवाइयाँ ठीक से लेता है, उसके सारे पैरामीटर्स नॉर्मल हैं, और एक तरफ जो दवाइयाँ ठीक से नहीं लेता। जनरली ऐसा देखा जाता है कि जो 5 साल तक कई बार वो पेशेंट का बचना ही मुश्किल होता है,
अगर बचता है तो कम से कम 2 या 3 बार कार्डियक इवेंट हो चुके होते हैं। तो बहुत जमीन आसमान का फर्क है। तो जो मरीज दवाइयाँ ठीक से लेते हैं वो जनरली 99% 5 साल के अंत में ठीक रहते हैं और उनको दवाइयाँ इलाज ठीक से चलता रहता है। और जबकि रेगुलर दवाई खाने वाले लोगों को कार्डियक इवेंट होते हैं और कई बार कई कार्डियक इवेंट या बीमारी जो है जानलेवा होती है। तो दवाइयों का बहुत महत्व है। इसके साथ में एक बार और बोलना चाहूँगा कि कई बार ऐसा होता है कि लोग डिप्रेस हो जाते हैं जब उनके पास वो अपना ऑपरेशन नहीं करा पाते। जैसे किसी की एंजियोग्राफी होती है, कई बार किसी आर्थिक वजह से, कई बार सोशियो इकोनॉमिक वजह से, जैसे कि उसके परिवार में 10 लोगों ने बोला कि उसको ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए, हमारे यहाँ ऑपरेशन से किसी को प्रॉब्लम हो गई थी, और कई बार उसका कोई ऑपरेशन संभव नहीं होता है। नसों में ब्लॉकेज है लेकिन एंजियोप्लास्टी संभव नहीं है, उम्र ज्यादा है तो बाईपास भी संभव नहीं है। तो इन सब के चलते कई बार मरीज को लगता है कि मेरा कोई इलाज नहीं होगा। इसलिए मैं बताना चाहूंगा कि इन सब मरीज को जिनका आप किसी तरीके का कोई ऑपरेशन नहीं संभव है, उनके लिए बहुत अच्छी थेरेपी अवेलेबल है, दवाइयाँ अवेलेबल हैं। और हार्ट अटैक को छोड़ के बाकी सारे हार्ट के इलाजों में आपके दवाइयाँ बहुत अच्छा काम करती हैं। क्योंकि 20 साल पहले 25 साल पहले एंजियोप्लास्टी नहीं थी, तब भी ये सब इलाज अच्छे से होते थे। जो एरिया जहाँ बहुत फायदा हुआ है हमको, वो हुआ है हार्ट अटैक में। तो हार्ट अटैक सबसे ज्यादा फायदा हुआ है ऑपरेशन का हार्ट अटैक में। हार्ट अटैक के अलावा बाकी सारी बीमारियां जो हार्ट की हैं वो दवाइयों के साथ मैनेज की जा सकती हैं। यस, जहां ऑपरेशन इंडिकेटेड है वहां आपको ऑपरेशन के लिए सोचना चाहिए, और अगर आप अपने रीजनेबल रिस्क के साथ उसका ऑपरेशन कर सकते हैं तो करना भी चाहिए। सर, अंत में मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या रिसेंट डेवलपमेंट हुए हैं मेडिकल थेरेपी में? तो मेडिकल थेरेपी मैंने आपको बताया, सबसे बड़ा डेवलपमेंट हुआ हार्ट फेलियर थेरेपी में, जिसमें हार्ट की पंपिंग बढ़ाने वाली दवाई 1 से बढ़ के अब 4 से 5 हो गई हैं, पहला। दूसरा, एंटी एंजाइनल थेरेपी में, एंजाइना थेरेपी में बहुत सारे डेवलपमेंट हुए। आप हमारे पास एंटी एंजाइनल ड्रग अवेलेबल है जिससे कि आपके चलने फिरने वाला दर्द कम हो सकता है। तीसरा मेडिकल थेरेपी में ड्रग हुआ है धड़कन की दवाइयों में, इससे धड़कन बेहतर तरीके से कंट्रोल हो सकती है। और चौथा बट नॉट द लीस्ट इज कंटिन्यूअसली इंट्रावीनस ड्रग्स। इंजेक्शंस वगैरह के जो ट्रीटमेंट है, कैनग्लोर एंड खून पतला करने के इंजेक्शन वो पहले से बेहतर हैं। इससे अस्पताल के अंदर बंद होने वाले स्टेंट की संख्या में काफी कमी आई है। पहले हर हॉस्पिटल में जो एक रीजनेबल नंबर ऑफ केसेस करते थे, उनके 5 से 10 केस का हॉस्पिटल के अंदर स्टेंट बंद होते थे ऑपरेशन होने के बाद। आज यह नंबर पूर्णतः 0 नहीं हुआ होगा, लेकिन अब यह नंबर 1 से भी कम हो गया है पर मंथ। तो इसके साथ मैं आपको चाहूंगा आप अपनी मेडिकल थेरेपी को फिर से दिखाएं। अगर आपकी मेडिकल थेरेपी अपडेटेड नहीं है, आप अपना प्रिस्क्रिप्शन देखें। अगर वो प्रिस्क्रिप्शन आपका 6 महीने पुराना है, 8 महीने पुराना है, 10 महीने पुराना है, तो ये समय आपका कि उस प्रिस्क्रिप्शन को आप अपडेट कराएं। और अगर आपने कई सालों से दिखाया ही नहीं है, तो आई थिंक दिस इज द राइट टाइम टू अपडेट योर मेडिकल थेरेपी। अगर आप दवाई खा रहे हैं और मेडिकल स्टोर वाले से संपर्क में है और वो आपको दवाई दे देता है, तो ये अनएथिकल प्रैक्टिस है। और इस तरीके की प्रैक्टिस को धीरे धीरे बंद करना चाहिए। अपनी दवाइयों को ऑप्टिमाइज करना चाहिए, अपना कोलेस्ट्रॉल का लेवल देखना चाहिए, अपनी दवाइयों को उसके हिसाब से एडजस्ट करना चाहिए। धन्यवाद सर, आपका इतना कीमती समय हमारे दर्शकों को देने के लिए। आगे भी ऐसे रोचक तथ्यों के साथ हम आपसे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। शैल्बी हॉस्पिटल जबलपुर आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता है। धन्यवाद। धन्यवाद।